राजस्थान के सभी प्रतियोगी साथियों का स्वागत है एक बार फिर से अभिनव आरएस अकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम उपस्थित हैं आज फिर से एक बार आप सभी के साथ राजस्थान को जाने प्रश्नोत्तरी सीरीज 16 के साथ। साथियों, प्रश्नोत्तरी सीरीज 16 को शुरू करें इससे पहले बारी आती है हमारी प्रतिदिन की भांति पूर्व की प्रश्नोत्तरी सीरीज 15 के विजेता घोषित करने की। और आज हमारी इस प्रश्नोत्तरी सीरीज 15 के जो विजेता हैं वो है अनीता जाट। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा आपको अनीता जाट। ईश्वर की कृपा और माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, आप दिन ब दिन उन्नति करें। साथियों, बढ़ते हैं हमारी प्रश्नोत्तरी सीरीज को। इससे पहले आप सभी से मैं आह्वान करूं कि इस प्रश्नोत्तरी सीरीज को आप भी खेल सकते हैं। इस प्रश्नोत्तरी सीरीज में भाग लेने के लिए आपको इस प्रश्नोत्तरी को एंड तक देखना होगा और इन सभी प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जी हाँ, किन्हीं 3 प्रश्नों के जो सही जवाब होंगे उन आधार पर आपकी एक लिस्ट बनाई जाएगी और उन लिस्ट में से लकी ड्रॉ के द्वारा आप में से एक प्रतिभागी को हम लोग विजेता अनाउंस कर रहे हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं हम आज की प्रश्नोत्तरी सीरीज 16 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है आप लोगों के लिए। प्रश्नोत्तरी सीरीज 16 का पहला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा। साथियों, बहुत ही प्यारी प्रश्नोत्तरी सीरीज आज और बहुत ही गजब की होने वाली है। पूरी तन्मयता के साथ आप जुड़ जाइए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। जी हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े अभ्यारण्य के बारे में पूछ रहा है राजस्थान का। ऑप्शन आपके सरिस्का अभ्यारण्य, रणथंभौर अभ्यारण्य या राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य या फिर केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य। अपने जवाब फटाफट कमेंट कीजिएगा आप लोग। सभी साथियों के प्रयास जो पिछली प्रश्नोत्तरी सीरीज 14 थी उसमें सभी के मिले जुले प्रयास रहे। नीतीश शर्मा, पूजा शर्मा, विकास, विष्णु, जितेंद्र, सीमा भाटी, गणेश मीणा, प्रिया भंडारी, रामराज, राम रतन, राम प्रसाद, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता, सतीश, सीमा, कमलेश, अंजू कंवर, ज्योति मेहता, आप सभी लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रयास आप सभी लोगों का है और सबसे अच्छी बात है कि आप लोग अपने अपने अनुभव भी यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। अगर किसी टॉपिक के बारे में थोड़ी थोड़ी आप लोगों को जो नॉलेज है उसको आप लोग सभी साथियों के साथ बांटते चल रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है आप लोगों के लिए। चलो आंसर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इस प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, राष्ट्रीय मरु उद्यान। साथियों, जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है ये राजस्थान में जितने भी अभ्यारण्य हैं उन अभ्यारण्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य माना जाता है। अब हम साथियों, आप लोग कॉपी और नोटबुक अपनी पेन उठा लीजिए। इसके बारे में अपने को बेटर तरीके से लिखते चलना है और बहुत ही मजा आने वाला आज। साथियों, पहली बात तो मैं करूँ अभ्यारण्यों की, तो अभ्यारण्यों का निर्माण क्यों किया जाता है, अभ्यारण्य क्यों बनाए जाते हैं, तो इस बात को लेकर हम चर्चा करें तो पहले बात आती है कि साथियों जो अपने पशु है या पक्षी है या जितने भी वन्य जीव हैं इनको संरक्षण प्रदान करने के लिए वन्य जीव अभ्यारण्यों का क्या किया जाता है, स्थापना की जाती है, गठन किया जाता है। अब नंबर 2 हमारे सामने एक प्रश्न उठ के आता है कि जब संविधान हमारा बन रहा था उस समय वन्य जीव जो विषय है इस वन्य जीव विषय को किस सूची के अंतर्गत रखा गया था। तो प्रश्न की शुरुआत और हमारे इस डेफिन की शुरुआत अपनी यहीं से होती है। ये आप लोग आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान, जिसको हम लोग जीवाश्म पार्क के रूप में भी देखते हैं, डेजर्ट पार्क के रूप में भी देखते हैं। साथियों, यहाँ पर बताया जाता है कि लगभग कई लाखों वर्ष पुराने जो लकड़ियाँ हैं उनके जीवाश्म अपने को या पेड़ों के दबे हुए जीवाश्म अपने को प्राप्त हुए हैं। ये आप देख पा रहे हैं जो जीवाश्म आपकी स्क्रीन पर हैं ये राष्ट्रीय मरु उद्यान जिसको हम लोग वुड फॉसिल पार्क के नाम से भी जानते हैं। यहाँ इस प्रकार के हमको जीवाश्म देखने को प्राप्त होते हैं। साथियों, बात चल रही थी हमारी पहले तो वन्य जीव जो विषय है इस वन्य जीव विषय की। तो सबसे पहले बात करूं साथियों वन्य जीव विषय की, तो पहले संविधान के निर्माण के समय ये राज्य सूची का विषय था। जी हाँ, ये पूरी तरीके से राज्य सूची का विषय था, परंतु 42वें संविधान संशोधन, जी हाँ, आपका जो 42वां संविधान संशोधन था
42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या किया गया, इसको विषय राज्य विषय से हटाकर और इसको समवर्ती सूची में स्थापित कर दिया गया। किसकी बात कर रहा हूं मैं, वन्य जीव विषय की। तो वर्तमान में वन्य जीव विषय किसका विषय माना जाता है, समवर्ती सूची का विषय माना जाता है। साथियों, अगर मैं इस वुड फॉसिल पार्क की बात करूं तो इस वुड फॉसिल पार्क विशेष रूप से यहाँ पर डायनासोर का आपने नाम सुना होगा। डायनासोर का बताया जाता है कि डायनासोर के 60 लाख वर्ष पूर्व के जीवाश्म यहाँ प्राप्त हुए हैं। जी हाँ, डायनासोर जो था उसके 60 लाख वर्ष पूर्व के जीवाश्म हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जिसको हम लोग वुड फॉसिल पार्क या राष्ट्रीय मरुद्यान के नाम से जानते हैं। साथियों, अगर मैं और बात करूँ यहाँ पर तो पृथ्वी में अगर मैं बात करूं तो करोड़ों वर्षों से पृथ्वी के गर्भ में दबे हुए जो जीवाश्म हैं उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए विशेष रूप से इस राष्ट्रीय मरुद्यान या वुड फॉसिल पार्क की क्या की गई है, स्थापना की गई है। आगे मैं एक दो फैक्ट्स आपको और बताना चाहता हूं आपके इसी राष्ट्रीय उद्यान या मरु राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। साथियों, मरु राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के 2 जिलों में फैला हुआ है विशेष रूप से। एक तो आपका जैसलमेर और एक आपका बाड़मेर। साथियों, दोनों जिलों की बात करूं तो लगभग ये 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका क्या है, फैलाव माना जाता है। तो जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है वो कितने जिलों में फैला हुआ है, 2 जिलों में। एक तो आपका जैसलमेर, दूसरा आपका बाड़मेर। दोनों में मिलाकर इसका जो क्षेत्रफल लगभग 3162 वर्ग किलोमीटर है। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा क्या है, राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है या अभ्यारण्य माना जाता है। साथियों, यहाँ पर मैं 2-4 बातें और आप लोगों से बताना चाहूँ या शेयर करना चाहूँ, तो ध्यान से सुनते चलना। यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है सुदाश्री वन चौकी। जी हाँ, एक बहुत ही गजब का दर्शनीय स्थल है यहाँ पर, सुदाश्री वन चौकी। साथियों, सुदाश्री वन चौकी बड़ी ही चर्चित स्थान है। क्यों चर्चित है, ये ध्यान से सुनना। इस चौकी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से इस राष्ट्रीय मरुद्यान में जो मुख्य वनस्पति है और पशु हैं उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखा जा सकता है। ये ऊंचाई पर एक चौकी बनाई गई है जिसका नाम है सुदाश्री वन चौकी। तो ध्यान दीजिएगा, सुदाश्री वन चौकी कहाँ पर स्थित है, राष्ट्रीय मरुद्यान में या वुड फॉसिल पार्क में, जहाँ से वनस्पति और पशुओं को बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखा जा सकता है। एक चीज और ध्यान में रखना आप इस राष्ट्रीय मरुद्यान से। साथियों, यहाँ पर 3 झीलें बनी हुई है। मुझे कमेंट करके बताओ कौन कौन सी झीलें हैं। और उन झीलों के माध्यम से इसमें जितने भी पशु हैं, इसमें जितने भी पक्षी हैं, उन लोगों के पेयजल की जो सुविधा प्रदान की जाती है उन्हीं झीलों के माध्यम से प्रदान की जाती है। गोडावण का आपने नाम सुना होगा। गोडावण को यहाँ पर विशेष रूप से संरक्षण दिया गया है। और साथियों, एक बात लगे या तो और ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन बैस्टर्ड। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन बैस्टर्क। ये ऑपरेशन बैस्टर्क क्या है, पहली बात तो इसको समझिए। दूसरी बात ये ध्यान रखना कि ऑपरेशन बैस्टर्क का जो संबंध है वो है राष्ट्रीय मरुद्यान से। साथियों, एक्चुअल क्या है ऑपरेशन बैस्टर्क, ये जो आपका राष्ट्रीय मरुद्यान है या जो वुड फॉसिल पार्क है, इसमें जितने भी घास, क्योंकि आपको पता है कि पूरा का पूरा शुष्क क्षेत्र है, ये रेगिस्तान के मध्य में जो बना हुआ क्षेत्र है ये, तो इस क्षेत्र में जितने भी घास के छोटे मोटे मैदान हैं उनकी पारिस्थितिकी को बचाने के लिए एक ये अभियान चलाया गया है जिसका नाम है ऑपरेशन बैस्टर्क अभियान। और इसके द्वारा क्या किया जा रहा है, घास के मैदानों को बचाने का, संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो 2-4 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है इस राष्ट्रीय मरुद्यान को लेकर। एक पहली बात तो राजस्थान का सबसे जो बड़ा क्या है ये उद्यान है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, इसकी स्थापना क्यों की गई थी, तो बहुत सारे करोड़ों वर्षों से जो पृथ्वी के गर्भ में दबे हुए जीवाश्म थे तो उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए इस अभ्यारण्य की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। यहाँ से तो डायनासोर के क्या मिले अपने को, लगभग 60 लाख वर्ष पूर्व के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से पेड़ों के जीवाश्म हमें प्राप्त हुए हैं। यहाँ की बात करूँ मैं तो यहाँ पर एक सुदाश्री जो वन चौकी है उसको भी यहाँ पर स्थापित किया गया, जहाँ से बहुत अच्छी तरीके से यहाँ की जो चीज़ें उनको निहारा जा सकता है। यहाँ पर मैंने बताया कि आप लोग गोडावण को देख सकते हैं। यहाँ पर ऑपरेशन
बेस्टर का जो अभियान है वो चलाया जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर ये आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान बड़ा ही चर्चित माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आरएएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी पूरा ज़्यादा ध्यान लगाएंगे इस प्रश्न पर। राजस्थान में दक्कन ट्रैप सुन रखा आप लोगों ने नाम? कमेंट करो कितने बच्चों ने नाम सुन रखा है दक्कन ट्रैप का, जिसको हम लोग दक्कन उद्भेदन के नाम से भी जानते हैं। दक्कन उद्भेदन या दक्कन ट्रैप के शैल समूह विद्यमान है। राजस्थान विशेष में पूछ रहा, ध्यान रखना। दक्कन ट्रैप या दक्कन उद्भेदन के शैल समूह हैं विद्यमान है। ऑप्शन है आपके डूंगरपुर, उदयपुर, झालावाड़, कोटा। बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे इस प्रश्न को, ये बहुत नया प्रश्न है। झालावाड़, कोटा, नागौर, जोधपुर या फिर चित्तौड़, भीलवाड़ा। फटाफट कमेंट कीजिएगा अपने जवाब। पाँच सेकंड और है, फटाफट कमेंट कीजिए। कमेंट में कोई कंजूसी नहीं करेगा, फटाफट कमेंट करते चलिए। साथियों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, झालावाड़, कोटा। अब समझने का प्रयत्न करना कि आखिर ये दक्कन ट्रैप पहली बात तो होता क्या है, कहाँ पर है, भारत में इसकी स्थिति क्या, राजस्थान में इसका संबंध क्या है। देखिए, अगर मैं बात शुरू करूँ आपके दक्कन ट्रैप की, तो दक्कन ट्रैप की पहले तो इस बात को आप समझ लीजिए, ये आपके सामने भारत की स्थिति है। जी हाँ, आप भारत का मैप देख पा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के जितने भी पठार भारतवर्ष में देखने को मिल रहे हैं आपको, वो सारे आपकी स्क्रीन पर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरीके से आप देख पा रहे हैं पठारों को। और इस पठारी भाग में आप दक्कन पठार देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है आप लोगों को दक्कन का पठार, अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं आप दक्कन। और साथियों, मैं इस दक्कन पठार की बात करूं तो मैं इसको आपको राजस्थान में भी लेके आता हूं। देखो, पहले तो अपने प्रश्न के उत्तर की ओर बढ़ जाते हैं अपन, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं पूरी तरीके से। राजस्थान में देखो आप लोग, ये आपके राजस्थान में पूरा पठारी क्षेत्र का चित्र आप लोगों की स्क्रीन पर है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन दोनों का चित्र या मैप आप लोग ऐसे कैसे बनाइए अपनी कॉपी में, बहुत ही मज़ा आने वाला है आज के इस टॉपिक में। देखिए साथियों, यहाँ पर जो दक्कन का पठार है, ये दक्कन का पठार पहली बात तो किन किन राज्यों में फैला हुआ है, तो साथियों इसको लेकर ध्यान रखना। मैं पीछे की स्लाइड पर आपको ले जाना चाहूँ दक्कन के पठार में। तो एक तो आपके महाराष्ट्र, जी हाँ, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, ध्यान रखना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन तीन और कुछ भाग राजस्थान, इन क्षेत्रों में ये पठारी भाग फैला हुआ है जिसको अपन दक्कन का पठार कहते हैं। साथियों, राजस्थान के विशेष परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं तो देख पा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल नीचे नीचे आ जाओ, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, ये नीचे नीचे आके देखो आप लोग, दक्कन का पठार दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो साथियों, ये आपका कोटा और झालावाड़ जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में विशेष रूप से राजस्थान में कौन सा पठारी भाग फैला हुआ है, दक्कन का पठार, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, दक्कन ट्रैप या दक्कन उद्भेदन के नाम से जानते हैं। साथियों आगे देखिएगा आप लोग, अब बात शुरू करता हूं मैं। इसमें बहुत सारे पठारी भाग दे रखे हैं आप लोगों को। देखो, अरावली को भी आप देख सकते हैं, बनास बेसिन को भी आप समझ सकते हैं, बालू का मुक्त प्रदेश को भी आप देख सकते हैं। तो इस पूरे मैप को आप लोग अच्छी तरीके से समझना। अब मैं बात शुरू करता हूं आप लोगों को, उससे पहले आप लोगों से मेरा एक निवेदन है कि इस वीडियो को, इस प्रोग्राम को अपने सभी साथियों तक जिन्होंने अभी भी शेयर नहीं किया है, वो तुरंत पहले चलते हुए प्रोग्राम के अंतर्गत आप लोग शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक मित्रों तक भेज दो इसको फटाफट, ताकि सब लोगों को इसका लाभ मिल सके। जिन्होंने चैनल को अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए। साथियों, मैं अगर बात करूँ आपके इससे आपके पठारी भाग की, जो हमारी बात चल रही थी, तो उसको लेकर मेरी बात पहली तो ये आती है कि ये दक्कन ट्रैप है क्या। तो साथियों, एक बात का ध्यान रखना, आपका जो भारत में अगर दक्कन ट्रैप की बात पूछी जाए तो भारत में देखना, ये जो दक्कन ट्रैप है, ये दक्कन ट्रैप किस साइड में पड़ता है, भारत के पश्चिमी हिस्से में। ध्यान रखना, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में दक्कन ट्रैप पूछे तो उत्तर क्या होगा आपका, पश्चिमी क्षेत्र। ये तो हो रही है भारत की बात। अगर आपसे राजस्थान में पूछा जा रहा है तो दक्कन ट्रैप कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं राजस्थान में आपको, झालावाड़, कोटा। और अगर दूसरी तरीके से पूछा जाए तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दक्कन ट्रैप है क्या, उस बात पर हम लोग बढ़ते हैं। तो साथियों, हुआ क्या, आपका जो बेसाल्ट की चट्टानें हैं, जी हाँ, बेसाल्ट की जो चट्टानें हैं, उन चट्टानों से जो निर्मित क्षेत्र हैं, जी हाँ, बेसाल्ट की चट्टानों से निर्मित
वह क्षेत्र जिस पर काली रेगुलर मिट्टी पाई जाती है। मतलब बना तो कहीं से है, वो बेसाल्ट की चट्टानों से। तो बेसाल्ट की चट्टानों से निर्मित वह क्षेत्र जिस पर क्या पाई जाती है, जिस पर काली रेगुर मिट्टी, जिस पर काली रेगुर मिट्टी पाई जाती है, तो वो क्षेत्र क्या कहलाता है? आपका दक्कन ट्रैप क्षेत्र कहलाता है। अब दोबारा समझिएगा, मैंने क्या बताया आपको कि वह क्षेत्र जो बेसाल्ट की चट्टानों से बना हुआ है, लावा से निर्मित चट्टानों से बना हुआ है, तो बेसाल्ट की चट्टानों से निर्मित वह क्षेत्र जिस पर काली काली रेगुलर मिट्टी, ध्यान रखना, काली रेगुलर मिट्टी वो मिट्टी है जो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है साथियों। तो यहाँ पर वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? हमारा दक्कन ट्रैप या दक्कन उद्भेदन के अंतर्गत आएगा। तो साथियों दो बातों का और ध्यान रखना है। दक्कन ट्रैप पूरे भारत में अगर पूछा जाए तो महाराष्ट्र हो गया आपका, मध्य प्रदेश हो गया और गुजरात हो गया आपका, दक्षिणी पूरा का पूरा भाग, और कुछ भाग राजस्थान में। और राजस्थान में पूछा जाए तो आपका झालावाड़ और कोटा क्षेत्र हो गया। दूसरी तरीके से पूछा जाए तो दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान का कुछ भाग हो गया। ये बात आई हमारी इस दक्कन ट्रैप की। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राजस्थान में स्थित मेनाल जलप्रपात, जी हाँ, राजस्थान का मेनाल जलप्रपात के बारे में पूछ रहा है। जलप्रपात किसे कहते हैं समझ में आता होगा आप लोगों को, है ना। राजस्थान में स्थित मेनाल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कौन सी ऐसी नदी है जिस पर ये जलप्रपात बना हुआ? चूलिया का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो चंबल पर बना हुआ है। यहाँ पर मेनाल के बारे में पूछ रहा है आपसे, मेनाल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बहुत ही मनमोहक जलप्रपात है राजस्थान का ये। ऑप्शन आपके लूनी, चंबल, बनास या माही। मैं थोड़ा सा आप लोगों को और मैं थोड़ा सा टप में डालूँ, इसके थोड़े से ऑप्शन आप लोग चेंज करना। ऑप्शन मैं आपको दोबारा दे रहा हूँ, ध्यान रखना। ए ऑप्शन पर लूनी रहेगा, बी ऑप्शन पर चंबल रहेगा, सी ऑप्शन पर कोठारी रहेगा, बनास की जगह कोठारी करना, और डी ऑप्शन आपका मेनाल रहेगा, माही की जगह मेनाल होगा। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार से होंगे। राजस्थान में मेनाल जलप्रपात किस नदी पर है? लूनी, चंबल, कोठारी या मेनाल? अपने जवाब फटाफट कमेंट करो। जी हाँ, वेरी गुड। ये जो आपका मेनाल जलप्रपात है साथियों, ये है आपकी मेनाल नदी पर। जी हाँ, मेनाल नदी पर, जो कि एक क्षेत्रीय नदी है, मेनाल नदी पर ये जलप्रपात बना हुआ है। और साथियों इतना मनमोहक जलप्रपात है ये। आपका ये जो जलप्रपात है ये पड़ता है भीलवाड़ा में। मेनाल नामक एक जगह है, उस जगह का नाम भी मेनाल हो गया, ध्यान दीजिएगा। उस जगह का नाम भी मेनाल है जो भीलवाड़ा में स्थित है। और ये मेनाल जलप्रपात के जस्ट निकट एक शिव जी का मंदिर भी बना हुआ है, जो बहुत ही प्रसिद्ध शिव मंदिर है। और बताया जाता है कि इस मेनाल नदी के जल से ही इन महादेव जी का जलाभिषेक किया जाता है प्रतिदिन। तो साथियों ये जो मेनाल जलप्रपात है ये कौन सी नदी पर है? मेनाल नदी पर स्थित है, जो कहाँ पर है? मेनाल भीलवाड़ा में स्थित है, ध्यान रखना। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मेनाल जलप्रपात आखिर है कैसा जलप्रपात। तो देखिएगा आप लोग, आपके स्क्रीन पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा मेनाल जलप्रपात। देख पा रहे हैं आप लोग मेनाल जलप्रपात को? बहुत ही खूबसूरत आपको दिखाई दे रहा होगा। जलप्रपात का मतलब है आपके ऊपर समतल भाग से नीचे अगर गर्त में अगर एक साथ भारी मात्रा में पानी गिरता है तो वो क्या कहलाता है? आपका प्रपात कहलाता है। तो यहाँ पर आपका ये क्या था? मेनाल जलप्रपात है। ये देखो यहाँ पर जो आप लोग देख पा रहे हैं ये भाग, ये जो भाग देख रहे हैं ये शिव मंदिर की पराकाष्ठा है। ये शिव मंदिर है, इसके इधर की साइड में है ना। तो यहाँ पर वो शिव मंदिर है और ये आपका मेनाल नदी का पानी आ रहा है इस जगह पर। अब एक बात और ध्यान रखना, इसका नाम मेनाल क्यों पड़ा, इसको लेकर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो एक्चुअल हुआ क्या साथियों, ये जो जगह है ना, ये जहाँ पर पानी गिर रहा है, ये जगह, इसका जो आकार अगर अपन ऊपर से देखते हैं पर्वत के ऊपर से, तो ये घोड़े की नाल के जैसा दिखाई देता है। मेरी बात को दोबारा समझना, ये जहाँ पर मेनाल नदी का पानी गिर रहा है, जिस गर्त में खड्डे में गिर रहा है, वो जगह चारों तरफ से खाई के रूप में है और उसमें पूरे पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं। तो ये जो खाई टाइप है ना, इस जगह का जो आकार है वो आकार किसके समान है? आपके घोड़े की नाल के समान है। नाल, घोड़े की नाल के समान, घोड़े की नाल के समान। ध्यान रखना, इसका आकार किसके समान बताया मैंने?
घोड़े की नाल समान। तो साथियों, घोड़े की नाल समान होने के कारण स्थानीय जो लोग थे वो इसको महानाल कहने लगे कि यार ये तो बहुत बड़ी नाल है। तो स्थानीय लोगों के द्वारा इसको महानाल क्या कहने लगे, महानाल कहने लगे। घोड़े की नाल का आकार का बना हुआ था ये पूरा गड्ढा, तो इसको महानाल कहने लगे। और ये महानाल जो शब्द है वो धीरे धीरे अपभ्रंश के कारण, महानाल धीरे धीरे अपभ्रंश के कारण क्या बन गया, मेनाल बन गया। और धीरे धीरे अब हमारे सामने जब हमारे इतिहास को हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये जगह मेनाल के नाम से प्रसिद्ध हो गई। तो वास्तविकता में ये मेनाल नहीं था, ये क्या था, इस गड्ढे का आकार घोड़े की नाल के समान था। और एक बार मुझे कमेंट और करना आप लोग, घोड़े की नाल के आकार का जिला कौन सा है, कमेंट करना एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी बात चल रही थी घोड़े की नाल के कारण इसको महानाल कहते थे, अपभ्रंश के कारण ये मेनाल हो गया। तो ये जगह कहाँ पर है, ये भीलवाड़ा के मेनाल नामक स्थान पर है साथियों। और एक बात लगे हाथ और ध्यान रखना, ये जो जगह है ना, ये जो मतलब जिससे चट्टानों पर गिरता है ना ये पानी, ये चट्टानें बताया जाता है ग्रेनाइट की जैसी ये चट्टानें हैं। तो ग्रेनाइट चट्टानों पर ये पानी गिरता है और आगे जाकर ये लुप्त हो जाता है पूरा का पूरा पानी। साथियों, बड़ा ही मनमोहक दृश्य होता है ये। राजस्थान के पर्यटकों के लिए ही नहीं, भारतवर्ष से आने वाले पर्यटक भी इसका बहुत बड़ा लुत्फ उठाते हैं। क्या आप लोग भी लुत्फ उठाना चाहते हैं? यस या नो में कमेंट करो। क्या लुत्फ उठाना चाहते हो? क्या मेनाल का प्रपात देखना चाहते हो? यदि देखना चाहते हो तो अपनी स्क्रीन पर आंखें लगा लो। मैं आपको आज दिखाना चाह रहा हूँ, प्रत्यक्ष रूप से दिखा रहा हूँ आपको आज मेनाल का जलप्रपात। जी हाँ, यस, हम लोग मेनाल का जलप्रपात देखने वाले हैं। बिल्कुल, आप लोग आंखों को गड़ा कर बैठ जाओ और देखो आपकी स्क्रीन पर मेनाल जलप्रपात। ये देखिए साथियों, ये देखिए, ये मेनाल का जलप्रपात है। ये पूरा का पूरा इस क्षेत्र में गिर रहा है ये पानी। ये देखो जो मैंने बताया आप लोगों को, ये है मेनाल जलप्रपात। कैसा लगा आप लोगों को मेनाल जलप्रपात, कमेंट जरूर कीजिएगा। लाइव देखा आप लोगों ने आज मेनाल जलप्रपात को। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला प्रश्न साथियों, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा के समानांतर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। नींद आ रही है आप लोगों को? मुझे लगता है कि बहुत आनंद आना चाहिए आप लोगों को। प्रत्यक्ष रूप से आप लोग देख पा रहे हैं हर चीज को। बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक आप लोगों के लिए साबित होनी चाहिए ये प्रश्नोत्तर सीरीज। रेड क्लिफ रेखा के समानांतर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है साथियों। ऑप्शन आप लोगों के NH65, NH89, NH15 और NH8। इन राष्ट्रीय राजमार्गों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना। मैं आपको एक सूचना और दे देना चाहता हूं, जितने भी राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उन सब के नाम बदल चुके हैं। आपकी एक नई टेंशन और पैदा कर देता हूं, सारे राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम बदल चुके हैं। एक एक राष्ट्रीय राजमार्ग की जगह 2-2, 3-3 भागों में डिवाइड कर दिया है। पूरे नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग आज का काम दे रहा हूं आप लोगों को, जो आपको सारी रात सोने नहीं देगा। रात को 2 बजेंगे, 3 बजेंगे, जो वीडियो को अभी देख रहा होगा। साथियों, ये आप लोगों का आज का वर्क है कि राजस्थान के जितने भी राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम परिवर्तित किए गए, पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम और अभी नया क्या किया गया, ये सारी लिस्ट बनाकर कवर कर लेना पूरी की पूरी, है ना। आगे चलते हैं हम लोग। रेड क्लिफ रेखा के समानांतर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो आप लोग। साथियों, यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, राष्ट्रीय राजमार्ग NH15। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 की बात करूं साथियों, मैं इसको लेकर प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से पूछे जाते हैं, बहुत प्रश्न बनते हैं NH15 को लेकर। तो ये जो NH15 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 15 है, ये रेड क्लिफ जो रेखा है हमारी, उस रेड क्लिफ रेखा के कैसे चलता है, ये समानांतर चलता है। अब क्या समझ में आया आप लोगों को, देखिएगा एक बार, मैं थोड़ा सा क्लियर करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। एक बार राजस्थान के मैप को देखिए आप लोग, ये रहा, ये राजस्थान का मैप है। और राजस्थान के मैप में भी हम लोग राजमार्गों का मैप देख रहे हैं। राजमार्गों के मैप में आप NH15 देखना आप लोगों को, तो ये देखो NH15, ये शुरू हो रहा है NH15। अच्छा, आप लोगों को इतना सा पता होना चाहिए NH15 कहाँ से शुरू होता है, तो ये शुरू होता है पंजाब से।
पंजाब के पठानकोट नामक स्थान से ये प्रारंभ होता है। पठानकोट से ये NH-15 चलते 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 और आपका जो कांडला बंदरगाह पड़ता है गुजरात में, जो सीमा पर बना हुआ है कांडला बंदरगाह, इस कांडला बंदरगाह तक ये जो क्या करता है, चलता है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखो रेड क्लिफ रेखा की बात करूँ मैं, तो रेड क्लिफ रेखा हमारी देखो ये रही, यहाँ से लेके और ये बाड़मेर तक हमारी क्या बनी हुई है, रेड क्लिफ रेखा बनी हुई है। अब पहली बात तो ध्यान रखना आप लोग, देखो रेड क्लिफ रेखा के लगभग लगभग समानांतर का मतलब बताओ उसके बराबर 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 समान स्थिति में चलने वाला। तो लगभग देखो सेम टू सेम टर्न हो रहे हैं, जैसा इसमें टर्न हुआ देखो यहाँ से रेड क्लिफ में, तो इसमें भी टर्न हो गया। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रेड क्लिफ रेखा के समानांतर गुजरने वाला एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH-15। पहली बात तो ये NH-15 को लेकर देखो और क्या प्रश्न पूछ सकता है आप लोगों से वो, तो ध्यान रखना NH-15 का पहली बात तो पंजाब से प्रारंभ, पंजाब के पठानकोट से प्रारंभ और कांडला तक चल रहा है। अच्छा, राजस्थान के विशेष परिप्रेक्ष्य में पूछेगा तो ध्यान रखना राजस्थान के ये 7 जिलों में, जी हाँ, राजस्थान के कितने जिलों में, 7 जिलों में होकर गुजरता है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग, NH-15। 7 जिलों की बात करूं तो 7 जिलों के नाम आपको याद होने चाहिए। पहली बात तो देखो 7 जिलों की बात करूं तो बहुत ही सरल है याद करना। सबसे पहले तो आप लोग करो गंगानगर, ये गंगानगर हो गया आपका, और दूसरा याद करो हनुमानगढ़। तो पहला तो कौन सा हो गया, गंगानगर, दूसरा हो गया हनुमानगढ़। थोड़ा सा नीचे उतर जाओ, देखो बीकानेर में आ गए हम लोग, तीसरा बीकानेर हो गया, चौथा जैसलमेर में आ गए हम लोग, सॉरी जैसलमेर से पहले थोड़ा सा जोधपुर में निकल के आए हैं अपन लोग, है ना, ये देखो जोधपुर। तो पहला हो गया गंगानगर, दूसरा हो गया हनुमानगढ़, तीसरा हो गया बीकानेर, चौथा हो गया जोधपुर, और पांचवा आ गए फिर अपन लोग जैसलमेर में। पांचवा कौन से आ गए अपन, जैसलमेर में। छठा कौन से में आ गए हम लोग, बाड़मेर में। और बाड़मेर से थोड़ा सा नीचे अपन लोग आएंगे तो जालोर से निकलते हुए कांडला में चला जाता है। तो जालोर को भी इसमें शामिल किया जाता है, ध्यान रखना, बहुत सारी किताबों में जालोर को नहीं दे रखा है। तो कुल मिलाकर कितने जिले हो गए हमारे, 7 जिलों में इसकी स्थिति हो गई। पहला जिला शुरू किया गंगानगर से, तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और जालोर, ये 7 जिलों में आपका राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा निकल रहा है, NH-15। क्लियर आप लोगों का। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर और शुरू कर देना चाहूँ आप लोगों की, अगर इसी रेड क्लिफ रेखा की, देखो जिसको हम लोग रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, एक्चुअल ये रेड क्लिफ रेखा है क्या, समझना बात को साथियों। हमारे देश का जो विभाजन था वो विभाजन 2 भागों में हुआ, भारत और पाकिस्तान के रूप में। जब ब्रिटिश भारत को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली तो उन्होंने भारत के टुकड़े कर दिए 2, भारत और पाकिस्तान। ये आपका पाकिस्तान और इधर वाला क्षेत्र आपका भारत क्षेत्र है। साथियों 15 अगस्त 1947 को भारत 2 भागों में, ब्रिटिश भारत 2 भागों में तो बट गया, परंतु इसकी सीमा का जो निर्धारण होना था उस सीमा का निर्धारण किया गया हमारे यहाँ 17 अगस्त 1947 को। ध्यान रखना 17 अगस्त 1947 को। एक्चुअल हुआ क्या इस दिन, 17 अगस्त 1947 को हमारे यहाँ पर एक इस जो सीमा थी, इस सीमा को बनाने के लिए जो सीमा आयोग का गठन किया गया था, और सीमा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, सीरियल रैडक्लिफ की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में, सीरियल रैडक्लिफ, सीरियल रैडक्लिफ महोदय की अध्यक्षता में हमारे यहाँ पर भारत में सीमा आयोग का गठन किया गया था। और इस सीमा आयोग ने 17 अगस्त 1947 को ये एक विभाजन रेखा कह दो या आप आधार रेखा कह दो, जिसका नाम इन सीरियल रैडक्लिफ के नाम पर रैडक्लिफ रेखा रखा गया था, जो कि भारत और पाकिस्तान को 2 भागों में क्या कर देती है, विभाजित कर देती है। तो ये थी आपकी रैडक्लिफ रेखा, और रैडक्लिफ रेखा के समानांतर चलने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा बताया मैंने, NH-15। NH-15 प्रारंभ होता है पठानकोट, जो पठानकोट है आपके पंजाब से लेकर और कांडला बंदरगाह तक। अच्छा, इसमें राजस्थान के कितने जिले गुजरे, 7 जिले गुजरे। पहला जिला गंगानगर, दूसरा हनुमानगढ़, तीसरा बीकानेर, चौथा आपका जोधपुर, 5वां जैसलमेर, 6ठा बाड़मेर और 7वां कुछ भाग जालोर का। ये था आपका इस रैडक्लिफ रेखा और NH-15 का कुछ एक्सप्लेनेशन पावर। कैसा लग रहा आप लोगों को साथियों, इस
इस लॉकडाउन में आप लोग इस पढ़ाई का लाभ उठा पा रहे हैं। अपने आप को आप लोग सबसे बेहतरीन लेवल पर रखने का माध्यम है कि पढ़ाई को जारी रखें, पढ़ाई से टूटे नहीं। काफ़ी लोग इस लॉकडाउन में, मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल बिखर जाएंगे। जो लोग, आप लोग क्लास टेस्ट जब देते थे जिस कक्षा में, जो लोग पहली रैंक पर आते थे, अगर उन्होंने इस लॉकडाउन में पढ़ाई को जारी नहीं रखा तो जब लॉकडाउन खुलेगा वो दिन जब आएगा और जब वो लोग टेस्ट सीरीज में बैठेंगे तो उन्हीं लोगों की टेस्ट सीरीज में रैंक रहेगी नीचे से 10वीं या नीचे से 20वीं, और वो लोग 100वीं और 80वीं रैंक पर पहुंचेंगे, देखना आप लोग। और जो व्यक्ति इस लॉकडाउन का सदुपयोग कर रहा है, ईमानदारी से अपने आप के साथ पढ़ाई कर रहा है, वो व्यक्ति देखना इस लॉकडाउन के बाद में जब ये लॉकडाउन ओपन होगा तब भी उसी पहली रैंक पर और 5वीं रैंक पर रहेगा। तो ध्यान रखना, इस लॉकडाउन का सदुपयोग करते चलो, पढ़ते चलो और लोगों तक शेयर करते चलो। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई की मात्रा को शेयर करते चलो, अपने सभी साथियों तक अवगत कराते चलो। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग, फिर दोबारा राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित प्रश्न है। अपने को 2-4 प्रश्नोत्तरी में राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित प्रश्न रखे नहीं थे, आज एक साथ 2 प्रश्न आप लोगों के राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करूं तो यहां पर प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का हिस्सा है। जी हां, स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना है उसका हिस्सा कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो राजस्थान में गुजर रहा है या राजस्थान से गुजर रहा है। ऑप्शन आप लोगों के NH8, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। NH8, NH12, NH15 या NH65, फटाफट कमेंट कीजिएगा। ज्योग्राफी के कितने बालक हैं यहाँ पर, ऑप्शनल सब्जेक्ट जिनके पास ज्योग्राफी है, कमेंट करो एक बार देखें। ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट किन किन के पास है, तो आप लोगों को तो जवाब देना ही देना है, फटाफट कमेंट करते चलो। राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग ऐसा है जो स्वर्णिम चतुर्भुज। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए मैंने क्या कहा, आजकल लड्डू पूरी नहीं आ रही है, प्रश्नों में जटिलता होगी, प्रश्न टेक्निकल प्रश्न होंगे। अब इस प्रश्न का जवाब वो दे पाएगा जिसको पहले तो स्वर्णिम चतुर्भुज का पता होना चाहिए कि ये क्या बीमारी है। स्वर्णिम चतुर्भुज कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया, क्यों शुरू किया, क्या उद्देश्य था, और उसके बाद में ये पता होना चाहिए कि ये स्वर्णिम चतुर्भुज कहाँ कहाँ से गुजर रहे हैं, तब वो व्यक्ति। और दूसरी बात, उसको ये पता होना चाहिए कि NH8 कहाँ से कहाँ है, NH12 कहाँ से कहाँ और NH15 कहाँ से कहाँ और NH65 कहाँ से कहाँ, तब जाकर इस प्रश्न का सही जवाब दे पाएगा वो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि व्याख्यात्मक हल को पढ़ो, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा गहराई में जाने का प्रयत्न करो, हर टॉपिक को गहराई से पढ़ो, जितना गहराई में हो सके। देखिए प्रश्न के उत्तर की ओर चलते हैं साथियों। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा NH8, जिसको राजस्थान का सबसे व्यस्ततम राजमार्ग भी कहा जाता है। ये NH8 राजस्थान का ऐसा राजमार्ग है, ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का हिस्सा है। अब मैं बात करूँ हमारी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की, तो पहले तो मैं आपको इसको समझा देता हूँ कि स्वर्णिम चतुर्भुज आखिर बीमारी क्या है। साथियों एक्चुअल क्या हुआ, हमारे माननीय स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक सपना देखा था कि भारत के जो 4 महानगर हैं, भारत के जो सबसे बड़े महानगर माने जाते हैं, जिन पर अर्थव्यवस्था निर्भर है पूरी भारत की, उन चारों जो आपके महानगर हैं, उन चारों महानगरों में ऐसा कोई सिस्टम हो जिससे सीधा लिंक किया जा सके, सीधा जोड़ा जा सके। तो ऐसा सपना उन्होंने 1900 लगभग 96 की बात कर रहा हूँ, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने ये सपना देखा था। और साथियों उनके सपने पर काम शुरू हो गया, और काम शुरू हुआ, योजना बनना शुरू हुई पेपर ग्राफ पर, और ये योजना दृष्टि पटल पर उतर कर आई 2001 में। जी हाँ, 2001 में जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है वो प्रारंभ हो गई दृष्टि पटल पर, और राजमार्ग का निर्माण प्रारंभ हो गया। जो 4 लाइन थे उनको 6 लाइन करना प्रारंभ कर दिया राष्ट्रीय राजमार्गों को। साथियों इसके अंतर्गत क्या किया गया, देखना 4 जो पहले तो मैं बात करूं महानगर कौन कौन से थे, तो देखो एक तो मैं भारत की बात कर रहा हूं, भारत में एक तो आपका मुंबई, एक तो आपकी मुंबई हो गई, एक आपका दिल्ली हो गया, एक आपका कोलकाता हो गया, और एक आपका चेन्नई हो गया। ये 3 महानगर थे जिन पर भारत की अर्थव्यवस्था डिपेंड थी। साथियों इन्होंने क्या किया, मुंबई से दिल्ली को,
दिल्ली से कोलकाता को, कोलकाता से चेन्नई को और चेन्नई से मुंबई को। इस तरीके से कनेक्टिविटी का एक प्लान बनाया। अब देखो आप लोगों को ये जो जुड़ाव है ना चारों का, ये एक चतुर्भुज जैसा दिखाई दे रहा है, इसीलिए साथियों इस योजना का नाम रखा गया था स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। समझ में आई आप लोगों को? ये जो डिजाइन है, जो नक्शा चारों को जोड़ने के बाद बनाया, वो लगभग चतुर्भुज जैसा स्थित है। अब यहाँ पर अपनी NH8 की बात आ रही थी। NH8 का नाम बदल दिया गया, पता आप लोगों को? NH8 को NH48 और NH58 में डिवाइडेड कर दिया गया, ध्यान रखना इस बात को भी। तो जो आपका NH8 है, ये NH8 की अगर साथियों मैं बात करूं तो NH8 आपका मुंबई से दिल्ली को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है, ध्यान रखना। NH8 क्या करता है? मुंबई से दिल्ली को जोड़ता है, NH8, ध्यान रखना इस बात का। और एक NH4 है, ध्यान रखना, एक NH4 है, ये NH4 चेन्नई को मुंबई से जोड़ता है। और एक NH5 है, NH5, ये NH5 चेन्नई को कोलकाता से जोड़ता है। और एक है NH2, ये NH2 कोलकाता को दिल्ली से जोड़ता है। तो इस प्रकार से ये 4 राष्ट्रीय राजमार्ग ऐसे हैं जिन्होंने भारत के इन चारों समृद्ध नगरों को जोड़ दिया। और इनका कार्य प्रारंभ हुआ था 2001 से, और बताया जाता है कि 2012 में ये कार्य पूरी तरीके से संपादित हुआ, खत्म हुआ। और हमारा जो भारत का एक आदर्श योजना जो देखी थी अटल बिहारी वाजपेयी, वो साकार हुई 2012 में, और कंप्लीट काम हुआ हमारे स्वर्णिम चतुर्भुज का। तो साथियों इस प्रकार से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई 4 महानगरों को मिलाने के लिए ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बनाई गई थी। और इसी पर हमारा राजस्थान का एक राष्ट्रीय राजमार्ग टिका हुआ है जो है NH8। समझ में आ गया होगा आप लोगों को पूरी तरीके से। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये लीजिए साथियों, बहुत ही लेटेस्ट प्रश्न है, करंट से अपडेट प्रश्न है। नवीन पशु गणना के अनुसार राजस्थान की कुल पशु संपदा में पूर्व पशु गणना से कितने प्रतिशत कमी हुई है? प्रश्न को ध्यान से समझना। नवीन पशु गणना कब हुई, पहले तो कमेंट करो एक बार, देखिए फटाफट कमेंट करो। अभी जो हाल ही में नवीन पशु गणना है वो कब हुई और कौन से नंबर की पशु गणना है, बताओ, कमेंट करो जल्दी। चलो प्रश्न को पूरा पढ़ते हैं आगे। तो अभी नवीन पशु गणना के अनुसार राजस्थान के कुल पशु संपदा में पूर्व की पशु गणना, पूर्व में कौन से नंबर की थी और अभी कौन सी हुई है? तो पूर्व की जो पशु गणना थी जो कब हुई थी वो भी कमेंट करो। तो पूर्व की पशु गणना से कितने प्रतिशत की कमी हुई है, कमी देखने को मिली है? ये बात तो आप लोगों को यहाँ पर प्रश्न से कंफर्म हो गया है कि पहले की जो पशु गणना थी उस पशु गणना से अभी जो हाल ही में नवीन पशु गणना है उसमें पशुओं की संख्या में उत्तरोत्तर कमी हुई है। साथियों ये बड़ा चिंता का विषय है। डेफिनेट सी बात है कि अगर पशुओं की संख्या में कमी होगी तो जैसे दूध की मात्रा में कमी होगी, मांस की मात्रा में कमी होगी, बहुत सारी चीज़ों की कमी अपने को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो कमी हुई है वो कितने प्रतिशत की, पहले तो इस ओर बढ़ते हैं फिर आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं। साथियों ऑप्शन आप लोगों के 5.17%, 4.19%, 3.09% या फिर 1.66%, 5.17, 4.19, 3.09 या 1.66। जल्दी कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, कॉन्फिडेंस को ज़्यादा बढ़ाओ। घर पे बैठे बैठे पढ़ाई का स्तर और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो जाना चाहिए, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। हम आप लोग अगर घर बैठे बैठे भी अगर पढ़ाई नहीं कर पाओगे तो भैया फिर आपको कालिदास भी नहीं बचा सकता। काफ़ी लोग जैसे पढ़ाई के लिए कहते थे तो क्लासों में बच्चे कहते साहब मजदूरी कर लेंगे, तो मजदूरी करने के लिए कहते थे, वो अपनी स्थिति देख लेना अभी क्या हो रही है लॉकडाउन में। मजदूरी करने वालों के लिए ना तो मजदूरी है और ना परिश्रम है, भूखे मरने तक की नौबत आ रही है, ध्यान देना। इसलिए बेटा तुम्हारे पास यही अस्त्र और यही शस्त्र है, इससे बड़ा अस्त्र और शस्त्र आप लोगों के लिए कोई भी नहीं बना अब तक, हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में। पढ़ाई को अपना हथियार बनाओ और बैठे बैठे उपहार पाओ। सही जवाब कमेंट करो फटाफट। साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, 1.66, 1.66% की कमी देखी गई है। अब मैं थोड़ी सी इस बात को एक्सप्लेन लेवल पर करूं तो साथियों एक्चुअल हुआ क्या, हमारे यहाँ पर 2012 में
समझना और आंकड़े को लिखते चलना। 2012 में एक पशु गणना हुई थी, 19वीं पशु गणना। तो 19वीं पशु गणना हुई थी 2012 में। उसके बाद में अभी 2018-19 में, जिसको 2019 की कहते हैं, 18-19 में फिर से एक पशु गणना हुई, जिसको हम लोगों ने कहा 20वीं पशु गणना। जी हाँ, तो ये जो 20वीं पशु गणना है और 19वीं पशु गणना के बीच का डिफरेंस हमारे इस प्रश्न में पूछा गया था। देखिए साथियों, होता क्या एक्चुअल, 19वीं पशु गणना में जो कुल पशु थे, कुल पशु, वो कुल पशु कितने बताए मैंने आप लोगों को, 5.77 लाख। जी हाँ, 5,77,00,000 कुल पशु थे 19वीं पशु गणना में। मैं बात कहाँ की कर रहा हूँ, आपके राजस्थान प्रदेश की साथियों। परंतु हुआ क्या, यहाँ पर आपकी जो 20वीं पशु गणना हुई, उस 20वीं पशु गणना में जो पशु है उनकी संख्या रह गई 5.68 लाख। जी हाँ, 5.68 लाख का मतलब 5,68,00,000। अच्छा, जनसंख्या से कुछ ही कम है मात्र, ध्यान रखना आप लोग। पशु आपके बराबर है लगभग 6.86 अपन है और 5.68 पशु है। तो पशु आप बराबर हो पृथ्वी पर लगभग, पर पशु से आपको अलग करता है वो एक ही चीज़ है, वो है आपका मस्तिष्क। इसका प्रयोग करो, इसके जंग मत लगने दो। अरे बैठे बैठे लोहे के जंग लग जाती है, उसको भी घिसना पड़ता है गति देने के लिए। तो यहाँ पर बात आ रही थी अपनी कुल पशु जो संपदा थी वो 19वीं में तो थी 5.77 लाख, और अभी जो 20वीं पशु गणना है, लेटेस्ट आंकड़ा बता रहा हूँ, ध्यान रखना, नोट कर लेना, लेटेस्ट आंकड़े हैं पशु गणना 20वीं पशु गणना के, तो 5.68 लाख। अब साथियों आपको दिखाई दे रहा होगा दोनों का डिफरेंस लगभग कितना आ रहा है, 9 लाख। तो 9 लाख पशु लगभग कम हुए हैं हमारे राजस्थान में, और 9 लाख पशु की अगर मैं प्रतिशत निकालूं तो लगभग कितनी आ रही है, 1.66% पशु में क्या हुई है, कमी देखने को मिली है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। साथियों, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था। पृथ्वीराज चौहान के समकालीन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बात हो रही है, चौहानों का सिरमौर पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिन्होंने अजमेर के चौहान साम्राज्य को दिल्ली तक पहुंचा दिया था, जिसने सारे भारतवर्ष में चौहान साम्राज्य का झंडा लगाने का प्रयत्न किया था, उसी पृथ्वीराज चौहान की बात हो रही है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक पूछ रहा है। चंदेलों का आप लोगों को पता है, और मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि चंदेल शासक और पृथ्वीराज चौहान के कभी भी नहीं बनी, 36 का आंकड़ा रहता था दोनों के। तो यहाँ पर समकालीन शासक के बारे में पूछ रहा है चंदेल, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन, जय वर्मा, परमार्दी देव, कीर्ति वर्मा या यशो वर्मा। फटाफट कमेंट कीजिए जवाब। कमेंट जल्दी कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इतिहास के पाठ से। और यहां पर जो राइट आंसर होगा हमारा, वो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी। जी हां, परमार्दी देव। साथियों परमार्दी देव की बात करूं तो इनको परमल, राजा परमल के नाम से भी जाना जाता है, पता होगा आप लोगों को, परमल। तो राजा परमल कह दो या राजा परमार्दी देव कह दो, बात एक ही है। साथियों ये चंदेल वंश का अंतिम महान शासक था। इसके बाद में चला चंदेल वंश कुछ समय तक, परंतु वो भी छुटमुट घटनाओं के साथ में। तो प्रतापी शासकों की बात करूं तो ये चंदेल वंश का अंतिम प्रतापी शासक माना जाता है परमार्दी देव। बाकी इसके बाद में लगभग नगण्य हो गया था चंदेल वंश। साथियों अगर यहाँ पर हमारी चर्चा का विषय आता है चंदेल वंश है, तो आपका जो, पहले तो मैं परमार्दी देव की बात कर लूँ, आपके परमार्दी देव, इस परमार्दी देव का जो शासन रहा था वो लगभग 1165-66 की बात हो रही है। 1165-66 से लेकर और
लगभग 1203 ईस्वी तक इनका शासन रहा था और इसी के बीच में इनका सामना हुआ था पृथ्वीराज चौहान से। बताया जाता है पृथ्वीराज चौहान ने इनको पराजित किया था परमर्दी देव को। साथियों अगर मैं बात करूं आपके इस परमर्दी देव की, तो इस परमर्दी देव पर 1203 की बात करूं तो 1203 में आक्रमण किया था कुतुबुद्दीन ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने परमर्दी देव को पराजित किया था। जी हाँ, 1203 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने परमर्दी देव को पराजित करके और जो कालिंजर का ऐतिहासिक दुर्ग है उस कालिंजर के ऐतिहासिक दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। किसने अधिकार किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बहुत ही मनमोहक कहानी है कालिंजर दुर्ग की, बहुत ही ऐतिहासिक कहानी है कालिंजर दुर्ग की। किसी दिन समय मिलेगा अपन लोग चर्चा करेंगे। तो साथियों कालिंजर का जो ऐतिहासिक दुर्ग है उस दुर्ग पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना अधिकार कर लिया था 1203 में। साथियों बताया जाता है कि छुटमुट घटनाओं के साथ में 1305 तक ये वंश जो चंदेल वंश था वो चलता रहा। उसके बाद में 1305 में जो चंदेल वंश था वो दिल्ली सल्तनत में क्या हो गया था? मिल गया था, या उसमें ही वो मिलकर रह गया था। तो ये थी बात हमारी चंदेलों की और चंदेलों में परमार्दी देव की। परमार्दी देव किसके समकालीन था? पृथ्वीराज चौहान के समकालीन था। और कब से कब तक था इसका शासनकाल? 1166 से 1203 ईस्वी तक। 1203 में इसको किसने पराजित किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अंतिम रूप से पराजित किया था और मौत के घाट उतार दिया था। और इन्हीं के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कालिंजर के दुर्ग पर क्या कर लिया था? अपना अधिकार कर लिया गया था। परंतु अंतिम रूप से दिल्ली में नहीं मिला था उस समय, ध्यान रखना। अंतिम रूप से दिल्ली में मिलने की बात पूछे चंदेलों की तो वो मिले थे 1305 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राजस्थान के किस लोक देवता की, ये कला संस्कृति से आपका प्रश्न है, राजस्थान के किस लोक देवता के समाधि स्थल की बनावट मकबरे नुमा है? साथियों आज बहुत पढ़ाई की हमने इस 1 घंटे के लेक्चर में। मुझे लग रहा है कि 5 से 7 बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आपने पढ़े हैं और आप लोगों का ज्ञान बहुत अच्छे लेवल पर होगा। तो अब जो बाकी के इस 1 घंटे के लेक्चर को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसके नोट्स बनाने में और इसको और डिटेल से कवर करने में कम से कम 4 से 5 घंटे का समय लग जाएगा, जो आज के लिए काफ़ी और पर्याप्त होगा। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। राजस्थान के किस लोक देवता के समाधि स्थल की बनावट मकबरे नुमा है? मकबरे नुमा। लोक देवता मतलब हिंदू परंपरा, मकबरा मतलब इस्लामिक परंपरा। तो देवता तो हिंदू है परंतु उसका जो जो स्थल है, उसका जो समाधि स्थल है वो लगभग मकबरे के जैसा बना हुआ है। तो ऑप्शन आपके सामने गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी और मेहा जी। कमेंट करो फटाफट सही जवाब को। कमेंट 1000 पार होनी चाहिए आज, फटाफट कमेंट करो। साथियों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, गोगा जी। जी हाँ, गोगा जी का जो मंदिर बना हुआ है, गोगा जी का जो मुख्य मंदिर है, मुख्य मंदिर कहाँ है देखिए, कमेंट करो फटाफट कमेंट करो, मैं देख रहा हूँ। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गोगामेडी और हनुमानगढ़ में, गोगामेडी और हनुमानगढ़ में इनका मुख्य मंदिर है। अन्य मंदिर कहाँ कहाँ देखे वो भी कमेंट करो एक बार। कितना जानते हो गोगा जी के बारे में? गोगा जी की ओल्डी कहाँ है देखें, कमेंट करो। वेरी गुड बहुत बढ़िया। चलो फिर तो पढ़ते हैं इसको, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। साथियों एक्चुअल हुआ क्या आपके, अगर मैं गोगा जी की बात करूँ तो गोगा जी की वीरगति होने के पश्चात इनका जो मुख्य मंदिर है वो गोगा, मतलब मंदिर क्या, वहाँ पर समाधि बनी हुई थी, समाधि स्थल टाइप था वो, छोटा सा चबूतरा टाइप बना हुआ था गोगामेडी में। गोगामेडी में एक चबूतरा, ये गोगामेडी है ठीक है ना, गोगामेडी, इस गोगामेडी में एक चबूतरा टाइप बना हुआ था। एक्चुअल हुआ क्या साथियों, मैं बात कर रहा हूँ आपके फिरोज शाह तुगलक की। जी हाँ, फिरोज शाह तुगलक। साथियों फिरोज शाह तुगलक उस समय निकला हुआ था आपके सिंध प्रदेश को विजय करने के लिए, और सिंध प्रदेश को विजय करने के लिए जब निकला तो ये हिसार होके आ रहा था। कहाँ से होके आ रहा था? हिसार हरियाणा होके आ रहा था। और उसी समय इनको रात्रि हुई और रात्रि में इन्होंने क्या, डेरा डाल दिया। और डेरा कहाँ पर डाला इन्होंने, जहाँ पर ये चबूतरा टाइप जो बना हुआ था गोगामेडी नौर में, वहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, लगभग अपना डेरा डाल दिया। अब डेरा डालने के बाद में रात की बात बताई जाती है। ये देखो
ऐतिहासिक घटना है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो रात्रि के समय बताया जाता है कि यहाँ पर डेरा डालने के बाद में जो सेना थी, उस सेना को साफ शब्दों में, साफ आंखों से दिखाई दिया कि यार कोई एक सेना आ रही है जिस पर घोड़ों पर बैठकर लोग आ रहे हैं, बहुत बड़ी सेना आ रही है। और वो बताया जाता है कि दर्शन टाइप दिए थे गोगा जी ने कि इनको फिरोज शाह तुगलक को। और साथियों उसके पश्चात की बात करो तो फिरोज शाह तुगलक की जो धार्मिक भावना थी वो यहाँ पर प्रकट हुई, और फिरोज शाह तुगलक ने ये जो समाधि बनी हुई थी, जो चबूतरा बना हुआ था, इस समाधि पर उन्होंने क्या किया, सिंध प्रदेश को विजय करने के पश्चात में यहाँ पर वापस आए और यहाँ पर उन्होंने एक मकबरे नुमा क्या बनवा दिया, एक मंदिर बनवा दिया ना। तो मकबरे नुमा इसकी आकृति बनी हुई थी साथियों। ये ऐसा मंदिर है एकमात्र राजस्थान का। परंतु साथियों आगे जाकर कालांतर में गंगा सिंह, आपका नाम सुना होगा गंगा सिंह का, जो बीकानेर के शासक हुए थे, राव गंगा। तो राव गंगा की अगर बात करूं मैं, तो गंगा सिंह या राव गंगा के द्वारा क्या किया गया, इस मंदिर को तुड़वाकर इसका पुनरुद्धार या जीर्णोद्धार करवाया गया, और इसको जो वर्तमान जो स्वरूप है वो वर्तमान स्वरूप देने का काम किया था राव गंगा या गंगा सिंह के द्वारा, जो बीकानेर के क्या थे, शासक थे। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इसका निर्माण किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। वर्तमान स्वरूप किसने दिया था, राव गंगा ने। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में संसद की लोक लेखा समिति, करंट का प्रश्न है, हाल ही में संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। 10% कंप्लीट हुए नहीं आपके, ऐसा मत लो इसको, आप लोग इसको ये लो कि 10 टॉपिक कंप्लीट हुए आपके आज। और आप अगर कोचिंग इंस्टीट्यूशन भी आते हैं तो एक दिन का एक टॉपिक कंप्लीट होता है आपका, ध्यान रखना। यहाँ पर आप 1 घंटे की क्लास में 10 टॉपिक क्लियर कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, पूरा लाभ उठाओ इसका। कोचिंग क्लास में हम लोग 1 टॉपिक क्लियर करते हैं एक दिन में, ध्यान दीजिए। यहाँ पर 10 टॉपिक क्लियर कर रहे हैं 1 घंटे की क्लास में, इससे बड़ा उपयोग आप लोगों के लिए नहीं हो सकता, जहाँ तक मैं मानता हूँ। हाल ही में संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। लोक लेखा समिति हमने पहले भी एक लेक्चर में पढ़ा था, और मैं फिर से कहना चाहूँगा, जो साथी अभी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने केवल आज ये लेक्चर नंबर 16 ही देखा है, प्रश्नोत्तरी 16 ही, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि 15 सीरीजें पहले हो चुकी हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के लिंक दिए हुए हैं। प्रश्नोत्तरी सीरीज 1 से लेकर 15 तक की सारी प्रश्नोत्तरियों को देखिए। सारी प्रश्नोत्तरियाँ बहुत ही ज़बरदस्त और गजब लेवल पर तैयार की गई है साथियों। एक प्रश्नोत्तरी सीरीज को तैयार करने में 2 दिन का समय लग रहा है 10 प्रश्नों को तैयार करने में, तो इसका मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोगों के लिए छठे भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए हैं। साथ ही यहाँ पर बात आ रही है लोक लेखा समिति की, जिसके हाल ही में अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ये अध्यक्ष इनके बदले गए हैं अभी, कमेंट कीजिए मुझे फटाफट जवाब। प्रहलाद जोशी, कपिल सिब्बल, अधीर रंजन चौधरी या सोनिया गांधी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर आपको पूर्व में विदित भी होगा, लोक लेखा समिति एक ऐसी समिति है जिसका अध्यक्ष, ये ऐसी समिति है जिसका अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का कोई नेता होगा। सत्ता दल, जैसे वर्तमान में अगर मैं भारत की बात करूं तो सत्ता दल कौन है, एनडीए, जो भारतीय जनता पार्टी जिसका घटक दल है एनडीए। तो एनडीए का कोई भी नेता इसका अध्यक्ष नहीं हो सकता, सदस्य होंगे वो केवल। अपोजिशन में कौन बैठी है आपकी, कौन बैठी, कमेंट करना देखें एक बार। यूपीए, जी हाँ, कांग्रेस ने यूपीए, केवल कांग्रेस के पास तो बहुमत है ही नहीं इतना कि वो विपक्ष में बैठ जाए, तो यूपीए बैठी हुई है। और यूपीए के ही कोई नेता ऐसे हैं जिनको इसके पद पर नियुक्त किया गया है। तो साथियों राइट आंसर यहाँ पर होगा अधीर रंजन चौधरी। जी हाँ, अधीर रंजन चौधरी को हाल ही में लोक लेखा समिति का क्या बनाया गया है, अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये भी आप लोगों के लिए, करंट से संबंधित। हाल ही में फ्लिपकार्ट एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसने अर्थव्यवस्था की स्थिति बदल के रख दी, जिन्होंने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को बदल के रख दिया। आप घर बैठे, शुरुआत इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की थी, केवल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को घर बैठे उपलब्ध करवाते थे, पर वर्तमान में कोई सी चीज ले लो
आपको घर बैठे किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट आपको चाहिए, घर बैठे आपको प्रोडक्ट उपलब्ध करवा रहा है फ्लिपकार्ट। और इन्हीं के साथ में जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए, अब तो जैसे अमेजन हो गया आपका, है ना, बहुत सारे आपके प्लेटफॉर्म्स है जो आपको घर बैठे सारी डिलीवरी उपलब्ध करवा रहे हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है फ्लिपकार्ट की। फ्लिपकार्ट ने अपना नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया है? नितेंद्र जोशी को, पीयूष मित्तल को, या श्रीराम वेंकटरमन को, या राम मनोहर को? जब आप फटाफट कमेंट कीजिए, फ्लिपकार्ट को देखते हैं हम लोग थोड़ा। साथियों यहां पर राइट आंसर की ओर हम लोग बढ़ें तो राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन सी। जी हां, श्रीराम वेंकटरमन। श्रीराम वेंकटरमन को हाल ही में फ्लिपकार्ट ने अपना नया CEO नियुक्त किया है। साथियों हम लोग बात करें अगर आपकी फ्लिपकार्ट की, फ्लिपकार्ट, तो 2-4 बातें मैं आपको नोट कराना चाहूँगा यहाँ पर जो कि एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। पहली बात, ये है क्या फ्लिपकार्ट? तो फ्लिपकार्ट साथियों एक ई-कॉमर्स कंपनी है, ध्यान रखना। क्या है फ्लिपकार्ट? एक ई-कॉमर्स कंपनी। फ्लिपकार्ट क्या है? एक ई-कॉमर्स कंपनी है। अगर ई-कॉमर्स कंपनी, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, इसका जो मुख्यालय है ना, वो मुख्यालय कहाँ पर स्थापित है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु, पहले बेंगलोर था, बेंगलुरु हो गया, ध्यान रखना, बेंगलोर मत बोला करो। तो फ्लिपकार्ट जो है वो एक तो ई-कॉमर्स कंपनी है, एक दूसरी बात इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलोर में। अच्छा स्थापना की बात पूछ ली जाती है काफ़ी बार, स्थापना की बात पूछे तो साथियों ध्यान रखना, स्थापना इसकी की गई थी 2007 में। देखो कितने कम समय में इन्होंने क्या काम कर दिखाया, ये देखना बात को। अगर स्थापना की बात पूछी जाए तो संस्थापक मतलब बाय किसके द्वारा? तो 2 व्यक्ति थे यहाँ पर इसके संस्थापक हैं, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। ये 2 साथी थे, 2 मित्र थे, सचिन और बिन्नी बंसल। सचिन और बिन्नी बंसल के द्वारा मिलकर और 2007 में एक ई-कॉमर्स कंपनी के रूप में फ्लिपकार्ट को क्या किया गया था? स्थापित किया गया था, जिसका मुख्यालय वर्तमान में कहां पर है? बेंगलुरु में स्थित है। तो साथियों ये थी आपकी फ्लिपकार्ट कंपनी, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। और साथियों इसी के साथ हमारी समाप्त होती है आज की प्रश्नोत्तरी सीरीज 16। इस प्रश्नोत्तरी सीरीज 16 आपके लिए किस प्रकार से फायदेमंद साबित हुई, मुझे कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर बताइएगा। साथियों हमारी जो मुलाकात है वो और भी आगे चलती रहेगी। आप लोग इस जो वेब सीरीज है, इस सीरीज को अधिक से अधिक लोगों तक आप लोग शेयर करें, इस चैनल को अधिक से अधिक मित्रों तक आप लोग सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, और इसको अपने केवल मोबाइल के इनबॉक्स में नहीं डाले रखें। आप लोग यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, और डाउनलोड करके आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से अपने अनेक फ्रेंडों तक शेयर कर सकते हैं, या फिर सीधा ही यहाँ से आप लोग लिंक को शेयर कर सकते हैं। तो दोनों बातें आपके ऊपर डिपेंड है। आप चाहें तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड करके आप लोग अपनी जो मेमोरी है, जो आपकी जो गैलरी है, वहाँ पर भी आप लोग इनको रख सकते हैं, वीडियोज को, सारी की सारी प्रश्नोत्तरी वीडियोज को रख सकते हैं। ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। और इसका भी एक प्लेटफॉर्म होता है, कैसे डाउनलोड होता है ये यूट्यूब वीडियोज़, इसको लेकर भी मैं आप लोगों को एक बात अगले वीडियो में मैं बता दूंगा स्पेशली रूप से कि आप लोग इसको कैसे सेव रख सकते हैं। साथियों हमारी मुलाकात होगी अगली इस सीरीज में, और तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, अच्छे रहें, घर पर रहें, और पूरी तरीके से लॉकडाउन का सपोर्ट करें, और देखते रहिए लाइव क्लासेस अभिनव RS अकेडमी के साथ। मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।